दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन के इस खास पेशकश यानी चुनावी चकल्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस खास पेशकश में नवीन कुमार जी भी मौजूद रहेंगे। नवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो दोस्तों आज का हमारा मुद्दा है हरियाणा विधानसभा चुनाव। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होने हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बीते दिन एक तस्वीर काफी वायरल हुई। तस्वीर थी हरियाणा कांग्रेस की। राहुल गांधी रैली करने गए थे हरियाणा में और मंच पर कुमारी सैलजा से लेकर भूपेंद्र हुड्डा तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद थे। लेकिन खास बात यह रही कि राहुल ने बीते कुछ दिनों से जो कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की खबरें जो फ्लो हो रही थी या जो तमाम सुर्खियां बटोर रही थी, ये खबरें राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा गुट और भूपेंद्र हुड्डा गुट को कहीं ना कहीं करीब लाने की कोशिश की। आपने देखा भी नवीन जी किस तरह से राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा पूर्व सीएम जो है उनके हाथ मिलवाए आपस में और इन तमाम अटकलों को एक तरह से इन पर विराम लगा दिया कि हरियाणा कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं हो रही है और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। आज हमने देखा पीएम मोदी भी हरियाणा गए हुए थे रैली करने के लिए। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर तमाम बड़े आरोप लगाए। उनमें एक वो जो आरोप था दलित विरोधी कांग्रेस, वो भी एक बड़ी बात थी पीएम मोदी की। तो राहुल गांधी की एक तरह जो बीते दिन उन्होंने कोशिश की और आज पीएम मोदी ने दोबारा वही दलित विरोधी कांग्रेस जो करार दिया उसे, तो कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री तत्काल जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री वो हो, या गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने कुमारी शैलजा को लेकर के अपने अपने बयान दिए और उन्होंने ये बात कही। यहाँ तक कि कई नेताओं ने तो ये भी कहा कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए और ये दलितों का अपमान है। कुमारी शैलजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दलित समाज से आती हैं, बिल्कुल कई बार कांग्रेस राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, सांसद रही हैं। तो इसलिए इस बार ऐसा माना जा रहा था कि टिकट वितरण के अंदर और जो है आने वाले चुनाव के अंदर सीएम कैंडिडेट के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा बताया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो टिकट वितरण था उसके अंदर भी उनकी भागीदारी नगण्य जैसी थी। तो फिर इस भी वजह से उनकी नाराजगी देखी गई, कई मंचों पर वो नहीं दिखाई दी। कांग्रेस आला कमान को एकजुट होना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा, उन्हें मनाना पड़ा। असंध की रैली के अंदर राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा के साथ बातचीत की। उनके बिल्कुल राहुल गांधी के बाएं हाथ की तरफ बैठे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दाएं हाथ पे जो प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष हैं उदयभान, वो बैठे थे और उनके बाद कुमारी शैलजा बैठी थी। लेकिन जैसे ही उदयभान भाषण देने के लिए गए, राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा को अपने बगल वाली सीट पर बैठाया, उनसे बातचीत की, उनसे हाथ मिलाया और ये संदेश पब्लिक के बीच में देने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है। एक तरफ उस वक्त उस प्रेम में दिखाई दिए राहुल गांधी के बाएं हाथ पे बैठे भूपेंद्र हुड्डा और दाएं हाथ पर कुमारी शैलजा। इसके बाद कई दफे हमने देखा मंच पर जो है कांग्रेस के जो राज्य के नेता हैं उन्होंने भी कुमारी शैलजा को लेकर के उन्हें अपनी बड़ी बहन बताया, उन्हें प्रदेश का कद्दावर नेता बताया। और रही बात दलित होने की या दलित विरोध की, तो जब जब कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी चीज आती है, वो खासतौर से जब चुनाव का टाइम हो, तो उस गुटबाजी का या उस ऐसी खबरों को जो दूसरा पक्ष है या जो पार्टी भी वहां सत्ता पक्ष में हो या अपोजिशन में हो, वो जरूर उसको अपनी रैलियों में, भाषण में उसका बिल्कुल इस्तेमाल करती हैं। वही आज नरेंद्र मोदी ने भी किया। उन्होंने भी बताया कि कांग्रेस एक दलित विरोधी पार्टी है और उनका यह बयान जो है वो जैसा चुनावी माहौल में आया एक बयान है और कुमारी शैलजा का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन इशारों में वो बात वही थी। लेकिन कुमारी शैलजा ने अपनी तरफ से एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये बात क्लियर कर दी कि वो मरते मर जाएंगी लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगी। लेकिन नवीन यहाँ एक बात अहम हो जाती है, कुमारी शैलजा दलित समाज से आती हैं जी। एक आपको नहीं लगता है पुरुष प्रधान समाज एक तरह से हरियाणा कांग्रेस आप देख लो, है ना, कुमारी शैलजा अकेली पड़ गई हैं, अकेली जूझ रही हैं कहीं ना कहीं? ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आप देखेंगे कांग्रेस के लिए मतलब उन्होंने काम किया। अशोक तंवर प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के और वो भी दलित समाज से ही थे। तो वो उस टाइम भी हुड्डा गैंग जो था, हुड्डा ग्रुप जो था, माफ कीजिएगा, हुड्डा का जो पूरा गुट है वो पूरा गुट इसमें लगा हुआ था कि किसी तरह जो है टिकट वितरण से लेकर के जो कैंडिडेट के सिलेक्शन है और पूरा चुनाव जो है वो हुड्डा के फेस पर ही लड़ा जाए। उसकी नाराजगी भी उस समय, ये नाराजगी अशोक तंवर की भी देखी गई। अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी बाद में,
इसके बाद पार्टी ने कुमारी शैलजा को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, वो भी दलित समाज से। कुमारी शैलजा के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष अब उदयभान बनाए गए वो भी दलित समाज से हैं। तो कांग्रेस पार्टी दलित समाज को वहां पर प्रदेश का अध्यक्ष तो बना रही है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमने देखिए प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं दलित समाज से, लेकिन टिकट वितरण से लेकर के सीएम फेस तक बनाने में, यानी ताकत देने के अंदर वो कहीं से जो है वो पीछे छूट रही है। तो वही तो बीजेपी कह रही है कि आप दलित समाज को हमेशा धोखा क्यों दे रहे हो। अभी मोदी जी ने जिक्र किया, पीएम मोदी जो हरियाणा में रैली कर रहे थे उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा की बात तो छोड़िए, आप हिमाचल में भी जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने वहां भी जनता को मूर्ख बनाया। ओपीएस का मुद्दा आप ले लीजिए, ओपीएस अभी तक लागू नहीं हुआ, और हरियाणा में भी सेम चीज कांग्रेस रिपीट कर रही है। तो कहीं क्या झूठे वादे हैं ये? दलित समाज आपने जैसे जो ओपीएस का वादा है जी, कुछ वादे जो है वो केंद्र जी कि जब तक उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा उनको पूरा नहीं किया जा सकता। आप जो भी पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, उसके अंदर जो है संसद में एक बिल लाए बिना या कैबिनेट द्वारा पास किए बिना वो चीजें नहीं हो सकती हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम अपनी जब हमारी सरकार बनेगी हम पूरी ताकत के साथ इस बात को ऊपर तक रखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ अग्निवीरों का मामला है, तो कांग्रेस आज भी ये कह रही कि अग्निवीर जो है वो इस स्कीम को बंद कर देंगे, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं है कहीं से भी। कांग्रेस अब जब हरियाणा की जनता के बीच में जाकर के ये बात कहे कि अग्निवीर जो योजना है अगर हमारे राज्य में सरकार आई तो हम अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे, तो वो बेतुकी बात है। और वो बात मेरे को नहीं लगता कि उनके जो है घोषणा पत्र में भी है। हाँ, उसका विरोध जरूर होगा, और उस विरोध का जब केंद्र में सरकार बनेगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर उनके पास होगी। अच्छा। लेकिन जैसे रोजगार का एक मुद्दा है, वो रोजगार का मुद्दा जो है वो हरियाणा में अपनी स्टेट की गवर्नमेंट है, एक फुल फ्लेजेड स्टेट है हरियाणा, यूटी नहीं है। तो वहां पर कई सारे महकमे हैं, कई सारे महकमों में नौकरियां हैं, उन जैसे उसमें टीचर्स की भर्ती है, उसमें रोडवेज के अंदर की भर्ती है, उसमें पुलिस की भर्ती है, उसमें होमगार्ड की भर्ती है, उसके अंदर स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है, शिक्षा विभाग की भर्तियां है। कई सारी भर्तियों के मुद्दे वहां पर जो है वो बड़े मुद्दे हैं। और केंद्र की नौकरियों में भी वहां के लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस हो गया और पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, आर्मी हो गई। तो रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा वहां पर वो लेके चल रहे हैं। अग्निवीर एक मुद्दा उन परिवारों से जुड़ा है जिनके लोग सेना में नौकरी करते रहे हैं या करने के इच्छुक है, वहां के नौजवानों से जुड़ा है। पहलवानों का मुद्दा एक बड़ा है वहां पर, जिसको लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। और जो मुद्दे वहां पर उन्होंने उठाए हैं उनमें कोई भी ऐसी बात मतलब चीज नहीं है जो केंद्र के हाथ में दिखाई देती हो। उन्होंने जो बातें कही, सिर्फ एक अग्निवीर को छोड़ दिया जाए तो अग्निवीर का जो मुद्दा है वो जरूर देखिए, जब राज्य की सत्ता में राज्य के चुनाव के अंदर कोई पार्टी जाती है तो वो राष्ट्रीय फलक के मुद्दों को भी उसमें लेकर के आने की कोशिश करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन में सरकार की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो उस राज्य की हो, उनकी नीतियों के खिलाफ एक विचार मन में, जहन में होता है, एक आवाज जनता के बीच होती है कि वो इस नीति से सहमत नहीं है। तो जो वो आवाजें हैं जो उस नीति से सहमत नहीं है उनको अपने पक्ष में लाने की एक कवायद होती है राज्य के विधानसभा चुनाव, और उसको अपने पक्ष में लाने के बाद एक बड़ा मैसेज ऊपर तक भी जाता है कि आप हरियाणा का विधानसभा चुनाव या किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि आपकी केंद्र की कुछ नीतियां राज्य की जनता के हित में नहीं थी। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन अपने आप अब फिर से हरियाणा में कांग्रेस की लीडरशिप की बात करते हैं हम। बीते दिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को एक साथ एक मंच पर लाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन सीएम फेस कौन होगा? 3-4 सीएम फेस कांग्रेस में दिख रहे हैं हरियाणा में इस वक्त। रणदीप सुरजेवाला की भी बात कर ले, कुमारी शैलजा की बात कर ले। कुमारी शैलजा ने खुद भी कई बार कहा है कि हाँ, महत्वाकांक्षी हूं मैं और मैं चाहती हूं कि मैं खुद भी सीएम बनूं। जिसने भी 30 से 40 वर्ष अपनी राजनीति दिए हैं, बिल्कुल वो चाहेगा इंसान, तो वो चाहेगा कि वो एक समय के बाद में, अब क्योंकि वो उस कद की नेता हैं कि वो तो सीएम बनाएगी कांग्रेस सीएम बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये फैसला जो है उन्होंने कहा के नतीजों के बाद तय होता है। कुमारी शैलजा ने कहा भी था, अभी तक ये तय नहीं है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा यदि कांग्रेस की सरकार आई तो। जी, बीजेपी की तरफ से भी अभी तय नहीं। हाँ, ऐलान जरूर किए जा रहे हैं कि नायब सिंह सैनी दोबारा सीएम बनेंगे। वहां भी अनिल विज को लेकर बात चल रही है, वहां भी अनिल विज है, वहां भी कैप्टन अभिमन्यु है, बहुत सारे लोग हैं, वहां भी लंबी लिस्ट है, छोटी लिस्ट वहां भी नहीं है। लेकिन वहां का मामला थोड़ा अलग है, वहां पर फैसला जो है वो संघ से या प्रधानमंत्री कार्यालय से होकर के निकलता है। यहां पर फैसला जो है वो जब तक, देखिए पहले यहां भी फैसले ऊपर से होते थे, लेकिन वो फैसले तब माने जाते हैं ऊपर के
जब केंद्र के अंदर आपकी पावर बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस आला कमान अपना फैसला किसी भी राज्य की विधानसभा पर तब थोप सकती है जब सभी एमएलए इस विश्वास में हो कि पार्टी इतनी मजबूत है केंद्र में कि वो कुछ भी फैसला लेगी तो हमारी राजनीति को वो प्रभावित करेगा। लेकिन यदि केंद्र के अंदर पूरा आपका केंद्रीय नेतृत्व, आपकी राजनीतिक जो शक्ति है वो कहीं कमजोर है यदि, तो आप राज्य के अंदर कोई बड़ा फैसला जो है एमएलए या विधायकों पर थोप नहीं सकते हैं। फिर सारा का सारा निर्णय विधायकों पर हो जाता है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में केंद्र के अंदर आप देखेंगे कि कई राज्यों में उसने अपनी सरकारें इसी तरीके से गवाई। बिल्कुल। जब केंद्र के अंदर कोई पार्टी कमजोर होती है तो राज्यों के अंदर उसके जो विधायक होते हैं वो कहीं ना कहीं इस आस में होते हैं कि वो अपना डोमिनेंस ज्यादा दिखाएं और वो ये कोशिश करें कि उनकी मर्जी का मुख्यमंत्री या मंत्री पद उन्हें मिले। और ऐसे ही जगहों पर दूसरी पार्टी जो मजबूत होती है या फिर जो पार्टी किसी निर्णय को लेने में सक्षम नहीं होती है तो उसके विधायक टूटकर दूसरे पक्ष में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो हमने देखा भी है। वही इस बार भी हमने देखा वही नवीन। तो कांग्रेस इस बार उस स्टेज में नहीं दिखाई दे रही है। 99 उनके एमपी हैं, माना जा सकता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन गए हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह दूसरा मुख्यमंत्री बनाना पड़े तो वो निर्णय भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनका गुट बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कांग्रेस के लिए संकट वाला सवाल जरूर होगा। मगर लेकिन सीटों के हिसाब से आप देख लें, ज्यादा सीटें तो भूपेंद्र हुड्डा के गुट में है। 72 से 75 सीटें आई थिंक उनके गुट को मिली है, उनके समर्थकों को। जी टिकटें, हाँ, तो उनके गुट को मिली है। तो अगर सीएम हमेशा मिलती है, जब 2 बार से वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी आप देखेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट ही वहां पर सबसे ज्यादा टिकटें बांटने में। सवाल यहाँ ये है कि कुमारी शैलजा को अगर कांग्रेस सीएम नहीं भी बनाती है तो 4-5 सीटें उनके समर्थकों को तो मिली है। तो क्या यही कोशिश होती है टिकट वितरण के अंदर अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश यही होती है कि जब सरकार बनाने की कोई मुश्किल खड़ी होगी, बनाने या ना बनाने की मुश्किल खड़ी होगी, तो आपके जो वफादार एमएलए हैं जिनको आपने टिकट दिलवाने के लिए पार्टी हाईकमान से लड़ाई लड़ी है वो आपके साथ खड़े रहेंगे। टिकट वितरण इसलिए सबसे अहम चुनाव के अंदर माना जाता है क्योंकि जो नेता अपने पसंद के नेताओं को टिकट दिलवाता है फिर सरकार बनाने की स्थिति में भी वो विधायक उसके पीछे खड़े होते हैं और उसका पक्ष मजबूती से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाते हैं। आप टिकट वितरण की बात तो कर रहे हो नवीन, लेकिन पोस्ट पोल सिनेरियो की मैं बात समझना चाह रहा हूं। मैक्सिमम सीट्स भूपेंद्र हुड्डा के गुट को मिली है, मैक्सिमम टिकट्स, है ना। अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आता है ना, भूपेंद्र हुड्डा को सीएम फेस बना दिया जाता है, घोषित कर देती है कांग्रेस, और कुमारी शैलजा अगर डगमगाने की कोशिश भी करती है तो भी कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? उससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, कुमारी शैलजा ने जब टिकट वितरण के अंदर किसी नेता का हाथ नहीं होता है तो उसके बाद उसे ये बात पता होती है कि अब यदि पार्टी जीतती भी है तो भी मेरी स्थिति कमजोर ही रहेगी। यही स्थिति थी कि कुमारी शैलजा ने प्रचार से अपने आप को अलग कर लिया। एग्जैक्टली। लेकिन पार्टी क्योंकि एक लंबे समय से वहां पर विपक्ष में बैठी है, उसके लिए ये एक गोल्डन चांस था क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी सी शक्ति दी है। तो कांग्रेस के लिए अब हरियाणा में एक चांस बन रहा था और वो चांस जो है कुमारी शैलजा के बैठ जाने से या जनता के बीच संदेश जाने से कहीं वो चांस जो है वो चूक ना जाए कांग्रेस पार्टी में, कहीं ना कहीं एक गलत संदेश चला जाएगा, तो चूक ना जाए, इसलिए शैलजा को मनाया गया है। और शैलजा जो है, मैं बताऊं आपको, शैलजा का टिकट वितरण में हाथ ना हो, शैलजा का राज्य की पॉलिटिक्स के अंदर उतना हस्तक्षेप ना हो, लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस काफी का बड़ा कद माना जाता है। और ये बात वो भली भांति जानती है कि अगर वो चाहे, गांधी परिवार चाहे, तो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए हुड्डा के गुट के विधायकों की संख्या कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात भूपेंद्र हुड्डा की जाए तो पिछले में 10 साल तो वो खुद मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 10 साल बीजेपी की सरकार रही। इन सभी दौरान पिछले 20 सालों में भूपेंद्र हुड्डा के गुट के ही विधायकों को टिकट वितरण से लेकर सारे अहम फैसले भूपेंद्र हुड्डा के ही गुट ने किए। और हार के बाद भी उनकी शक्ति कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ी हरियाणा के अंदर। आप देखेंगे कि कई बार उनके बयान आए
चुनाव जब लोकसभा का हारे 14 में और 19 में, तो हुड्डा ने कई बार बागी तेवर अख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे ही हरियाणा के चुनाव आते थे तो वो बागी तेवर दिखाते थे, इसीलिए कि अब हरियाणा का चुनाव आने वाला और फिर मुझे दोबारा से कमान दी जाए। तो उसके बाद पार्टी ने उन्हें मनाने के लिए ये किया कि दलित को वहां पर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद टिकट वितरण के अंदर हमेशा हुड्डा की चलती आई। बिल्कुल। एक वीडियो कुछ साल पहले का अहमद पटेल का वायरल हुआ था, जो संसद परिसर के अंदर का ही था। हरियाणा चुनाव हारने के बाद अहमद पटेल बात कर रहे थे, साथ में गुलाम नबी आजाद भी खड़े थे, और हुड्डा से उनकी बातचीत चल रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने इतने टिकट किसको दिए, इतने टिकट किसको। तो उन्होंने बताया मैंने इतने टिकट इस समाज को दिए, इतने टिकट इस समाज को दिए। तो उन्होंने कुछ जब टिकटें गिनवा रहे थे वो, तो उसके बाद लास्ट में अहमद पटेल ने बोला बाकी के 40 कहाँ गए? तो वो बोले बाकी के 40 तो फिर गए वो तो उन्होंने कहा फिर वो सारे आपके पास ही गए ना। अगर आपने, वो ये बता रहे थे कि मैंने अशोक तंवर के लोगों को इतने टिकट दिए, मैंने सुरजेवाला के लोगों को इतने टिकट दिए, मैंने सैलजा के लोगों को इतने टिकट दिए। तो जब वो 5-5, 6-6 टिकट गिनवा रहे थे, तो उसके बाद हिसाब बचा 50 और 45 के बीच का। तो उनसे पूछा बाकी के कहाँ गए? वो सारे किसके थे? वो तो आप ही के थे ना। तो फिर कौन हार की जिम्मेदारी लेगा? तो हुड्डा के पास कोई जवाब नहीं था। और ये वीडियो जो था, ये संसद परिसर में, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं, तो उन्हीं में से किसी के कैमरे में कैद हो गया था। तो हुड्डा का जो वर्चस्व है वहां पर, वो पिछले 15-20 सालों में बना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस बार वो कोशिश में है कि दीपेंद्र हुड्डा को आगे करें, और फिर उसके बाद जो है अपनी राजनीति जो है से संन्यास लेकर के वो हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को कमान देते हैं। ये नवीन जो आपने बात बताई, बहुत अहम बात बताई आपने, है ना, हरियाणा को, क्योंकि आप करीब से जानते हैं, हरियाणा की राजनीति को करीब से देखते हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि आपने बताया, भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा में लंबे समय से चलती आ रही है। पिछले बार 2014 के चुनाव में भी आपने जिक्र किया कि अच्छी खासी टिकटें उनके समर्थकों को मिली थी, उनके गुट को मिली थी, मगर चुनाव कांग्रेस के पक्ष में, रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया। मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी कांग्रेस के रिपोर्टर से मैं बस अपना सवाल पूरा कर लूं। अब इस बार के चुनाव में, यानी 10 साल बीजेपी की सरकार जब रह गई है, इस बार के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के गुट को पहले के मुकाबले भी ज्यादा सीटें मिली हैं, 70+ सीटें मिली हैं, कांग्रेस टिकटें मिली है, माफ कीजिएगा। तो बीजेपी कहां चूक रही है? कांग्रेस का मतलब की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या बीजेपी उस किस पॉइंट पर चूक रही है जिससे कांग्रेस को फायदा हो पाए? देखिए, कांग्रेस को फायदा होने के लिए जो चीजें हैं वो कहीं से भी भूपेंद्र हुड्डा फैक्टर नहीं है जी। उसके लिए बीजेपी की कुछ रणनीतियां ही उसके लिए जिम्मेदार है। अहम बात वही है जी। अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, महिला उत्पीड़न, पहलवानों से जुड़ा हुआ जी, महिला पहलवान, वो जो है वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के बेरोजगारों को जो है एक वो बूम करने का काम किया है। मतलब उन्हें एक मतलब ऊर्जा का संचार हो गया उनके अंदर, बिल्कुल उनके अंदर उन्हें जो है बूस्ट करने का काम किया है। उन्हें ये एहसास कराया है कि आपके पास में अब बदलाव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। और इसका उदाहरण आपने नेशनल जो राष्ट्रीय चुनाव हुए थे हमारे जनरल इलेक्शंस में हमने देखा था, उसका फर्क दिखाई दिया था। कांग्रेस को मिली जी 5 सीटें, जहां कांग्रेस की उम्मीद भी नहीं थी, वहां से उन्हें 5 सीटें मिली। और अब की बार तो पूरे हरियाणा के अंदर जो है ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के विरोध की हवा है। कांग्रेस की हवा नहीं कह सकते हम कि कांग्रेस के फेवर में जरूर हवा है, लेकिन इतनी नहीं है कि पूरा एकदम फुल फ्लैश कांग्रेस को। और नवीन, बीजेपी को तो अपनी गलतियों का एहसास तभी हो गया था जब मनोहर लाल खट्टर साहब को हटा दिया गया था सीएम पद से। जी, मनोहर लाल खट्टर साहब को हटाने के पीछे भी कोई खास रणनीति ही रही होगी, क्योंकि चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री बदलता नहीं है। बिल्कुल। और बीजेपी ने ऐसा कई बार किया है। कहीं ना कहीं हवा का रुख जो है वो समझ में आ गया था बीजेपी को। हाँ, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ, जैसे उत्तराखंड में हुआ, वहां कई बार मुख्यमंत्री बदले, लेकिन हर बार उन्हीं की सरकार बनी। लेकिन हरियाणा वैसा राज्य नहीं है। और खासकर बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है, जिस अभी फिलहाल देखिए पिछले कुछ दिनों से बाजी पलट गई है ना, जो हम देख रहे हैं, खबरें भी जो आ रही हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के अंदर जो खेमेबाजी है वो हो रही है। तो बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी हो रही है वो दब गई है। हमने देखा भी, आपने जिक्र भी किया कि बीजेपी की गुटबाजी हमेशा दबी ही रहती है। वो इसलिए क्योंकि केंद्र बहुत ताकतवर है। किसी भी पार्टी की गुटबाजी जो होती है वो तब तक दबी रहती है जब तक केंद्र ताकतवर है। जिस दिन केंद्र कमजोर होगा उस दिन गुटबाजी बिल्कुल खुल के सामने आएगी। तो तमाम बड़ी ये राजनीति के अंदर
पुराना नियम है जी। जिस दिन केंद्र आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का वो कमजोर होगा, उसकी राज्यों में सरकारें कम होंगी, उसकी लोकसभा में सांसद कम होंगे, उसकी केंद्र में सत्ता नहीं होगी, तो नीचे का जो तंत्र है पार्टी का वो कहीं ना कहीं डावाडोल होगा। बिल्कुल नवीन। तो दोस्तों, हरियाणा चुनाव को लेकर इन डेप्थ जो बातें हैं जो ये नवीन जी ने खासकर आपके सामने रखी हैं, ये उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, क्योंकि न्यूज नेशन और हमारे इस खास शो चुनावी चकल्लस में हमारी कोशिश यही होती है कि इन डेप्थ जो एनालिसिस है हम आपके सामने रख पाए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद भी आती होंगी। बात करें हरियाणा चुनाव की तो 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं। एंड नवीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों के चुनावी परिणामों की नतीजे आएंगे जी। तो 8 अक्टूबर पर भी हमारी खास नजर रहने वाली है, किसके पक्ष में रिजल्ट आते हैं, जनता ने किसको चुनने का मन बनाया है। 8 अक्टूबर को फिर मिलेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।